योर मनी हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 70452200 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद हैं और आज वो खुद स्टूडियो में हमारे साथ आई हैं। तो वो जो किताबों का बैकग्राउंड था, उसकी आज नोट का बैकग्राउंड आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मुंबई की इस गर्मी में आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो उसके लिए। आज जो हमने टॉपिक चुना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स इतनी बॉयेंट हैं, तो हमने सोचा कि इक्विटी मार्केट्स पर भी बात करने से बेहतर दूसरी साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट चलते हैं। वो हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसका जिक्र आमतौर पे कम होता है, आप देखते तो बहुत हो, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, कौन सा लेना है, किसका चुनाव सही है, क्या सरकारी में जाएं या निजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो बहुत कुछ इस पर देखना समझना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया, हाउ गुड इट इज़, हाउ बैड इट इज़, एंड किसके लिए बेहतर है ये? Sumit, thank you so much for having me on your show. It's a pleasure as always. आज की तारीख में आपने डेट फंड होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग इक्विटी ही बात करें, स्पेशली विद द रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर। डेट भी एक कंपोनेंट है। एसेट एलोकेशन इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ। अगर डेट नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। सो नॉर्मली लेट्स अंडरस्टैंड कि डेट फंड में पैसे कैसे बनाए जाते हैं। दो प्राइमरी सोर्सेस है ऑफ रिटर्न्स इन कॉर्पोरेट इन डेट फंड्स जनरली। एक तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, उससे पैसा बना सकता है, या एक्रूअल फंड्स जो बोलते हैं, वो इनकम आता है एंड थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन ड्यू टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट हो सकता है। ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, ये एक एक्रूअल फंड है। तो एक्रूअल फंड में आमतौर पे हम सोचते हैं क्रेडिट रिस्क लेते हैं, मतलब जो रेटिंग कम है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत बेटर रिटर्न मिलता है। तो अगर हम बताएं कि नहीं, हमें क्रेडिट रिस्क भी नहीं लेना, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी रिस्क भी नहीं लेना है, सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वहाँ पर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो ये चीज़ क्या है, 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो टॉप रेटेड AA रेटेड कॉर्पोरेट से ऊपर, रेटिंग से ऊपर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्रेडिट रिस्क की बात है ही नहीं। और आम तौर पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मतलब 3 से 4 साल, 2 साल से 4 साल तक के ड्यूरेशन का फंड्स होते हैं। तो आपको जो FD में मिलता है उससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। बाकी का तो आप जानते ही हैं, टैक्सेशन, आप जब बेचेंगे डेट फंड तभी आपको टैक्सेशन लगना है। FD में आप इन्वेस्ट करते ही आपको टैक्स लग जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आपका जो डेट का पैसा 2-3 साल में लगने वाला है, वो इक्विटी में तो आप रिस्क नहीं कर सकते, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रख सकते हैं। बेटर टैक्सेशन, बाद में टैक्सेशन होने वाला है, टैक्सेशन तो सेम है लेकिन डेफर्ड टैक्सेशन है, एंड वेरी सेफ। तो प्रतिभा मैम, आमतौर पे लोगों के सवाल आते हैं कि शेयर बाज़ार में अगर म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर रहे हैं तो कितना उनका हिस्सा इक्विटी का होना चाहिए, कितना डेट? आज के सिनेरियो में, अभी के सिनेरियो में, जब इक्विटी बाज़ार अपने ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहे हैं, डेट फंड की ज़रूरत कितनी बढ़ गई है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी है आपके सामने, जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पर ही घूम रहे हैं, वो भी, या ऑल टाइम हाई क्या अच्छे कई सालों के ऊपरी स्तरों पर है। सो अभी डेट फंड की ज़रूरत कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है, या अभी और वेट करें बाजार करेक्शन का, उसके बाद ज़्यादा बेटर लगेगा? या एब्सोल्युटली नहीं, ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपका इक्विटी, क्योंकि इक्विटी बहुत अच्छा रन अप हुआ है, तो इक्विटी का परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया होगा आपके पोर्टफोलियो में। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि दो चीज़ है, इंटरेस्ट रेट जैसे कि आपने करेक्टली बताया बहुत हाई है, मतलब कम होने वाला है। इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है डेट फंड के रिटर्न से। जैसे इंटरेस्ट रेट गिरता है, आपका डेट फंड का रिटर्न बढ़ता है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। एक तो आपका एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका होना चाहिए डेट में, और दिस अ गुड टाइम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा आज नहीं तो मतलब 15-18 महीने में तो गिरना ही है। तब आपको 7.5 7.8 जो मिल रहा है उससे 1.5-2% भी मिल सकता है एक्स्ट्रा। तो इट्स अ गुड टाइम टू बी इन डेट। जहाँ तक परसेंटेज की बात है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो 20-25% भी चलेगा। अगर आप 5 साल के गोल के लिए कर रहे हैं तो शायद 35% होना चाहिए, और 3 साल के लिए कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में मैं 80% डेट में रखूँगी और 20% इक्विटी में। नहीं, तो वो तो एक्टिव इन्वेस्टर्स अगर कोई है तो उनके लिए फिर भी चर्निंग करना आसान होता है, वो डेट और इक्विटी के बीच में अपना ब्लेंड बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है जिसको सिर्फ अपने फंड्स में पैसा डालना है और कई सालों के लिए बैठ जाना है, चाहे वो SIP वे में डेट में डाले, इक्विटी में डाले, तो उनके लिए एक आइडियल ब्लेंड क्या होना चाहिए, डेट फंड का, इक्विटी फंड का, और अगर गोल्ड भी डाल रहा है तो गोल्ड फंड का?
आई थिंक ऐसा जो पैसिव कस्टमर्स है उनके लिए बना गया है ये बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी चीज़, जो अपने आप एडजस्ट करता जाता है और आपको एग्जिट क्लॉज भी नहीं लगता, टैक्सेशन भी नहीं लगता है। तो आई वुड से दैट 30 to 35% डेट इज़ अ गुड परसेंटेज टू हैव। वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा, आपका जर्नी अच्छा रहेगा। हमेशा जर्नी को स्मूथ करने की कोशिश करना चाहिए और बैफ बहुत अच्छा है। मल्टी एसेट फंड भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बहुत कंजर्वेटिव, अगर आपको डाल के फिल इट शट इट फॉरगेट इट बोलते हैं ना, वैसा करना है तो दीज आर द गुड फंड्स टू हैव। तो अगर आज किसी को निवेश की शुरुआत करनी है डेट फंड्स के साथ, तो कुछ डेट फंड्स आप उन्हें सुझा पाओगे? अगर कोई मेरे पास आएगा कि मुझे डेट फंड्स में करना है तो मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में ही करूंगी, क्योंकि वो बहुत रिस्क फ्री लगते हैं और 3-4 साल का अगर ड्यूरेशन है तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, उसका भी फ़ायदा उसमें हो जाएगा। तो अगर आप टॉप देखेंगे, टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, कोटक, आदित्य बिरला, ये सब अच्छे फंड्स हैं। इनके कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले सकते हैं। आमतौर पे जब आप देखते हैं तो आपको देखना है इसका एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो 0.5, 0.6 इसके करीब होता है और आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मतलब YTM कितना है उससे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज़ है, यहाँ सब ड्यूरेशन जो है मतलब 3 और 4 साल के बीच में है, यही फंड्स लेना है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वाला ले लिया तो आपने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट रिस्क ले लिया। हमें कोई रिस्क नहीं लेना, अच्छे खासा रिटर्न चाहिए, तो ये फंड्स अच्छे हैं। तो कुछ फंड्स जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, अगर आप इनके साथ निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये कुछ एक विकल्प आपके सामने है अलग अलग AMCs के। आप उनको आधार मानकर निवेश कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका खर्च कितना है इन बॉन्ड फंड्स को लेते समय, और दूसरा विद टाइम उसको अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे अपनी रिटर्न्स के साथ तो आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आएगी, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। तो ये एक हिस्सा है अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का के जरिए निवेश शुरू करने चाह रहे हैं। तो अब इक्विटी फंड पे हम बातें हैं और वहाँ कुछ दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं वृंदावन, वहाँ पे हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स लगा रखे हैं। वो आपको शायद इसमें आपको शो कर रहा होगा जी। 20,000 रुपए के, और मैंने 5,000 रुपए के पेंशन प्लान भी ले रखे हैं। ओके, एक आदित्य बिरला के, एक LIC के, ठीक है 2,000 और 3,000 रुपए के। ठीक है। मैं 25,000 रुपए के साथ और इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। तो मेरा सर सवाल ये है कि क्या मैं 4 साल का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, 4 करोड़ का टारगेट है मेरा। 4 साल में 4 करोड़? 4 साल नहीं सर, 15 साल में 15 साल में 4 करोड़। अच्छा, 15 करोड़ में 4, 15 करोड़ इन्फ्लेशन भी है सर उसमें। 4 करोड़ 4 साल में 15 करोड़? नहीं, या 15 साल में 4 करोड़? नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था। ओके, चलिए आपने बोल दिया तो शायद ऊपर वाला पूरी भी कर दे कि आपको 4 साल में 15 करोड़ मिले। लेकिन हाँ, आपका जो ओवरऑल सवाल है वो ये कि आपका 25,000 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 25,000 आप और इनिशिएट करना चाह रहे हैं, 15 साल में आप आइडियली 4 करोड़ का एक पोर्टफोलियो चाह रहे हैं, राइट? जी। चलिए। इसमें सर इन्फ्लेशन भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन को मैं बीट कर सकता हूँ क्या? ओके, इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद ये मोर लेस 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास आना चाहिए। बाकी प्रतिभा मैम से बात कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रतिभा मैम, 42 साल इनकी उम्र है, इन्होंने वेल प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 20,000 की SIP चल रही है, 5,000 की SIP ऑलरेडी 5,000 पेंशन फंड में डाल रहे हैं, 25,000 रुपये का और SIP करना चाह रहे हैं। तो क्या 15 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य इनके लिए सफिशिएंट रहेगा? पहली चीज़ इन्फ्लेशन के हिसाब से, और दूसरा इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? नंबर 1 इन्फ्लेशन की बात, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो हर 10 साल में, आज के तारीख में 4 करोड़ है तो 10 साल बाद उसका वैल्यू, 4 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा 8 करोड़, और 15 साल बाद 11 करोड़ के करीब हो जाएगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 10 साल में कितना, 1.5 करोड़ तक, आज के 1.5 करोड़ इज इक्वल टू 4 करोड़ इन 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में आपने ऑलरेडी 7.25 लैक्स जो इन्वेस्ट कर लिया वो ग्रो हो जाएगा अप टू अबाउट 40 लैक्स। हम 12% की रिटर्न लेते हैं, जो मीन आपको मिलना चाहिए। और जो आप SIP कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, 20,000 ही करते रहेंगे 15 साल तक, जो 1.4 करोड़ तक बन जाएगा, मतलब टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 1.71, क्योंकि 1.4 SIP से बना और 40 आपका बना जो लमसम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपका इनकम भी तो बढ़ेगा, तो आप स्टेप अप भी करेंगे। अगर आप 10% से भी स्टेप अप करते हैं वो अमाउंट को, तो इंस्टेड ऑफ 1.4 आपका 1.71 बन जाएगा, और टोटल कॉर्पस बनना आपका 2.11 करोड़। जहाँ तक आपका लक्ष्य है वो तो है 4 करोड़ का, तो आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ये 20 को आपको 40 करने की ज़रूरत है।
आप सोच रहे होंगे कि पेंशन फंड की हमने बात ही नहीं की। पेंशन फंड जहाँ पे आप डाल रहे हैं वो टोटल लमसम आपके हाथ में नहीं आने वाला है। आपको पेंशन आने वाला है एन्युटी ऑन अ मंथली बेसिस, वो स्मॉल अमाउंट्स आएंगे और उसमें भी टैक्स लगना है, इसलिए उसको हमने ये कैलकुलेशन में लिया ही नहीं। हमने सिर्फ 20,000 का लिया, 25,000 का नहीं लिया है। जहाँ तक आपका फंड्स का चॉइस का है, आपके फंड्स तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन स्मॉल कैप्स। आपका 61% लार्ज कैप है, 37% स्मॉल कैप है और सिर्फ 3% मिड कैप है। तो फंड्स में कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हमारा सुझाव ये होगा, आप कैनरा रोबेको, इन्वेस्को लार्ज कैप और HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट है, ये जो है इसको रिटेन कीजिए, जितना आप इन्वेस्ट करें उतना ही कीजिए। अभी हमें स्मॉल कैप से निकाल के मिड कैप में डालने की ज़रूरत है, इसलिए आप निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000 जो कर रहे हैं उसको 3,500 कर दीजिए, 1,500 कम कर दीजिए। फ्रैंकलिन में जो आप 2,000 का SIP कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और ये जो 3,500 बच गए उसे एक्सेस मिड कैप में डालिए, तो एक बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा। आज के तारीख में मिड कैप बहुत कम है, वो बढ़ जाएगा, 21% हो जाएगा और स्मॉल कैप 19%। इट विल मेक फॉर अ गुड जर्नी। तो गौरव जी, कुछ कुछ बदलाव की ज़रूरत है। वैसे आपने बोला ही था कि आप 25,000 रुपये SIP और बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, तो 20,000 के आसपास आपको प्रतिभा में बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो आप मोर लेस ऑन ट्रैक है। बस थोड़े बहुत बदलाव की जो ज़रूरत आपको बताई गई है आप उसको कर सकते हैं। बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ बड़े बदलाव के, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अब पंजाब चलते हैं, भटिंडा, वहाँ पर हमारे साथ रुपिंदर सिंह साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सवाल क्या है सिंह साहब आपका? सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है। मुझे एक तो उसके बारे में जानना, क्या जो मैंने फंड सिलेक्ट किए हैं वो सभी ठीक है? ओके। और दूसरा ये था कि मैं अभी अब स्टॉक के थ्रू ये SIPs कर रहा हूँ, तो क्या ये 10 या 15 साल के बाद सेफ है या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, आप कंसर्न हो इस प्लेटफॉर्म को लेकर या उस फंड हाउस को लेकर जिसमें आप SIP कर रहे हो? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है मेरे सर। एक तो मेरा ये कि जो मेरी SIP फंड चल रहे हैं अभी, हाँ, वो सही है कि नहीं उसको तो हम रिव्यू करेंगे। और दूसरा ये कि मेरा जो अब स्टॉक्स है वो सेफ है सर, क्योंकि मैं अभी तो SIP पे कर रहा हूँ। 10 साल बाद जब मैं विड्रॉ करूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसमें इशू हो। नहीं, अगर आपका अप स्टॉक्स मान लीजिए उस समय पर नहीं भी हुआ या कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं भी हुआ, तो आपका जो SIP जमा हो रहा है वो एक डिपॉजिटरी के पास जा रहा है और डिपॉजिटरी से भी आप डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हैं। उसके ऊपर बाकी प्रतिभा हमसे बात कर लेंगे। प्रतिभा, में अक्सर सवाल आता है लोगों के पास से कि क्या जिस इंटरमीडियरी के थ्रू वो अपना म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, 20 साल बाद वो इंटरमीडियरी अगर मान लीजिए नहीं रहती है, तो क्या उनके म्यूचुअल फंड के पैसे उनको सेफली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो कैसे कॉल लेंगे? और दूसरा, इनके सवाल के हिसाब से इनके फंड्स। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड सही है कि इंटरमीडियरी रहे ना रहे, आप अपने पैसे को ले सकते हो। कोई प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, इंटरमीडियरी रहे ना रहे, आपका पैसा सेफ है। जहाँ तक आपने म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से सिलेक्ट किया है तो आपका वेल्थ बिल्डिंग जर्नी जारी रहेगा। क्योंकि हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बताते हैं कि आपका जो आज के तारीख में कैसा है। आपका फंड का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है और पर बहुत स्क्यूड है। एज बहुत सारे केसेस में आजकल ऐसा दिखता है कि बहुत सारा लार्ज और लार्ज कैप नहीं रहता, फ्लेक्सी कैप नहीं रहता, उसके बदले में बहुत सारा मिड और स्मॉल कैप है। तो जर्नी आपका बहुत हैप्पी वन होगा, क्योंकि आज के तारीख में आपका लार्ज जो है 30% है, 26% जो है मिड कैप में है और 19% स्मॉल कैप में है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कस्टमर को भी हम बोलते हैं आप 50% तो लार्ज कैप में रखो, ताकि आपका जर्नी अच्छा रहेगा। तो हम इसको बैलेंस करने के हिसाब से ये बताते हैं कि रिटेन करो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें आप 6,500 और 2,500 की कर रहे हो आज के तारीख में, और रिड्यूस करो कोटक इमर्जिंग इक्विटी और कोटक स्मॉल कैप 3,000 से 2,000 कर दो दोनों को, और ऐड करो
बड़े लार्ज कैप फंड्स, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और आईसीआईसीआई प्रू का बिजनेस साइकिल फंड। ये बिजनेस साइकिल फंड इसलिए क्योंकि आपने चुना है टेक्नोलॉजी फंड और इंफ्रा फंड। इसमें टाइमिंग अच्छा होना चाहिए कि आपको एंटर करेक्ट टाइम पे करना है और एग्जिट भी करेक्ट टाइम पे करना है। सेक्टर चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा अगर आप बिजनेस साइकिल फंड चुनेंगे तो फंड मैनेजर ये काम आपके लिए करेंगे, वो करेक्ट सेक्टर में करेक्ट टाइम पे एंट्री लेंगे और एग्जिट लेंगे। इसलिए आप टेक्नोलॉजी और इंफ्रा फंड को बंद कर दो और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड में 2000 का आप एसआईपी स्टार्ट करो और कैनरा रोबेको में 5000 का। जहाँ तक आपका अक्यूमुलेशन की बात है, आपका जो लमसम 3.5 लाख कुछ है वो बन जाएगा करीब 11.5 लाख और एसआईपी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा तो 46 लाख तक बन जाएगा। टोटल आपका बनेगा 57। लेकिन अगर आप उसको स्टेप अप करेंगे तो 46 के बदले में 66, सोचिए ना, 46 का 20 मतलब नियरली 40% ऐड हो गया, 66 बन जाएगा तो टोटल आपका बनेगा करीब 80 लाख। लेकिन आपका ज़रूरत है कि आपको 1.5 करोड़ चाहिए 10 ईयर्स में। इसका मतलब ये है कि आपको डबल करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट्स, डबल करके स्टेप अप करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपका 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ही बन जाएगा। तो सिंह साहब, आपको कई सारे बदलाव की बातचीत की है, लेकिन एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके कम्युनिकेशन को। आप अपनी मेल्स को चेक करते रहिएगा, अपने फ़ोन्स को चेक करते रहिएगा। समय समय पर आपको जो प्रैन की तरफ से मेल आते होंगे या फिर आपके डिपॉजिटरीज की तरफ से मेल आते होंगे आपकी म्यूचुअल फंड को लेकर, आपकी होल्डिंग को लेकर, रादर हर क्वार्टर स्टेटमेंट, हर मंथ स्टेटमेंट को, उसको आप ज़रूर ट्रैक रखिएगा, क्योंकि उसके एक पैन डाल के आप पूरा अपना म्यूचुअल फंड, अपना पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको वो ठीक से दिख रहा है तो आप उस पर सचेत रहिएगा, और अगर उसमें भी कोई बदलाव दिख रहा है तो समय समय पर टाइमली उसकी जो रिड्रेसल है उसको रेज करते रहिएगा। तो ये पार्ट ज़रूर है आपके पार्ट पर। बाकी फिर आपकी जो इंटरमीडियरी है वो कोई भी हो, आपको पैसा आपका सेफ ही दिखेगा और आपको समय पर वो पैसा मिल भी जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रतिभा मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी मौजूद हैं, उनसे हम एक सवाल लेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरह। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को लेकर भी और उसके अलावा आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी एक और सवाल आया है। वो सवाल है राजीव जी का। उन्होंने एसआईपी और एक मुश्त निवेश का अंतर पूछा है। ये इसको मैं और डिटेल में पूछूंगा प्रतिभा मैम से। एसआईपी और एक मुश्त अगर वो निवेश करना चाह रहे हैं तो कहाँ निवेश करें, किसमें निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रतिभा मैम 2-3 क्वेश्चन इन्होंने खुद ही रेस कर दिए इस मेल में। पहला, एसआईपी करना ज़्यादा बेहतर है कि एक मुश्त। ऑब्वियसली बात है, आप हमेशा एसआईपी की पैरवी करोगे ताकि आप फंड्स आपको बेटर मिल जाए, लेकिन ये एंटायरली डिपेंड करता है सामने वाले की सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा, आपको भी ये लोग अक्सर पूछते होंगे, ऐसा कुछ बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा मुनाफा है। ये सबसे ज़्यादा मुनाफा आप कैसे देख लेते हो पहले से कि मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी में आएगा, यही ले लो? इसका जवाब कैसे देते हो आप? तो हाइंडसाइट है, हाइंडसाइट में पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ से मिला। आपने बहुत राइटली बताया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है और सैलरी से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास इतने सारे लमसम नहीं आते। ऑब्वियसली ईयरली बोनस आएगा, बट इनकम जो सैलरी से आता है तो आप मंथली करोगे। अगर आप बिजनेस इनकम है तो आपको लमसम आता है। तो व्हाट इज़ लमसम? लमसम मतलब आप वन टाइम नॉन रेकरिंग कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं, वन टाइम इज एक्चुअली मिसलीडिंग कि वन टाइम ही कर रहे हो। आप बार बार वन टाइम कर सकते हो। मतलब अभी आपके पास पैसे हैं तो आपने वन टाइम डाल दिया, 3 महीने बाद वापस डाले, 2 महीने बाद वापस डाले, रेकरिंग नहीं कर रहे हो। और अब आप एसआईपी कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन एक रहता है, क्योंकि आप सैलरीड हो, आपका पैसा आया और चला गया इन्वेस्टमेंट में, बाकी बचा वो खर्चा करो। 2 एडवांटेज, एक डिसिप्लिन अप्रोच, सेकंड आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी निकाल दिया आपने पैसे। अब इस दोनों में मुनाफा कहाँ होता है? दोनों में इकट्ठा सेम ही होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल कैसा है। अगर आप आज के तारीख में डाल रहे हो और मार्केट बहुत हाई है और आपके लमसम डालते ही मार्केट गिर गया तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए और आपके पास उतना बिहेवियरली आप इतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप टिके रहे, आप निकाल भी दोगे, मतलब परमानेंट लॉस हो जाएगा। उस टाइम पे जब मार्केट बहुत हाई है तो आपका एसआईपी बेटर रहेगा, और जब मार्केट लो है तब आपका लमसम अच्छा रहेगा। लेकिन किसी को पता है, हमें तो पता नहीं है कि लो है कि हाई है और ज़्यादा जाने वाला कि नहीं, ये सब हाइंडसाइट से पता चलता है। लेकिन एक चीज़ बहुत कंफर्टिंग है कि अगर आप इकट्ठा नहीं भी डालोगे, एसआईपी से करोगे या एसटीपी जो है उससे करोगे तो भी उतना ही रिटर्न आना है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जर्नी डिफरेंट हो सकता है, आप कौन सा साइकिल में कहाँ पे डालोगे। आज की तारीख में कोई पूछेगा तो मैं लमसम नहीं एडवाइस करूँगी, बताऊँगी अगर आपके पास लमसम भी है पैसा तो उसको एसटीपी के जरिए डालिए, क्योंकि
रोज़ नए नए हाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न्स आया है। हो सकता है ये कंटिन्यू हो, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए और कॉशियस के लिए आप एसआईपी का चुनाव करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और फंड्स का परफॉर्मेंस देखकर ये बोला जाता है कि इनमें आप निवेश कर सकते हैं। हो सकता है वो निवेश आगे कैरी हो या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बाजार है और बाजार अब तक बड़ी तेज़ी दिखा रहा है। सो आगे की सिचुएशन रिटर्न्स के हिसाब से रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है निवेश करना, रिटर्न अपने आप विद टाइम वो एडजस्ट हो जाता है। और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतानु मुखर्जी जी मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। मुखर्जी साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार मुखर्जी साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी है और लमसम भी है। ओके। और मेरा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है सर, मेरा एसआईपी है 5,000 का और लमसम मैंने कर रखा है 20 लाख का। ओके। सर 20 लाख का जो लमसम है वो 1.5 साल पुराना है। ओके। और वो मैंने आपका सारे स्मॉल कैप्स में किया था। ठीक है। और मेरा 5,000 का जो एसआईपी है वो हर महीने चलता है। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अभी के दिन में है आपका 36 लाख रुपए। ओके। तो मुझे जानना था कि मैंने वो फंड्स भी लिख के भेज दिया वैसे जिसमें मेरा एसआईपी चलता है, तो क्या मैं वो 1.5 करोड़ 6 साल में पहुंच सकता हूँ कि नहीं, मुझे जानना था। इफ नॉट मुझे क्या करना चाहिए, काइंडली आप लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। तो मुखर्जी साहब, आपको अगर कहा जाए कि आप अपनी एसआईपी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप बढ़ा सकते हैं या और मुश्त पैसा डाल सकते हैं? कोशिश कर सकता हूँ सर। कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो इनका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 15,000 के आसपास के इनके एसआईपीज एंड फंड्स चल रहे हैं, जिसमें ये एक मुश्त पैसा भी डाल चुके हैं। प्रतिभा मैम एक मुश्त रकम डाली है 20 लाख रुपए, जो कि और पोर्टफोलियो भी इनका एग्जिस्टिंग चल रहा है एसआईपी में। सब मिला के 36 लाख ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एक चीज़ उन्होंने खुद बोली कि इन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा पैसा डाला है, तो अब तक स्मॉल कैप 70% 75% गेन दे चुका है, तो वो इसलिए शायद पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आगे 6 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए ना? बहुत बधाई हो कि आपने इतना सारा अमाउंट डाला, लेकिन आपने जैसे आपने खुद ने बताया कि बहुत सारे 88% जो आपका फंड्स है वो स्मॉल कैप फंड्स में डाल के रखे हैं, तो आपका जर्नी बहुत ही अच्छा होगा, आउटकम बहुत अच्छा आया होगा आपको अभी तक। लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, और जब मार्केट गिरता है ना, आपने अच्छे फंड्स चुने हैं, लेकिन जब बाज़ार टूटता है तो अच्छे से अच्छे फंड भी उतना ही टूटेगा। मतलब थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको वो बहुत भारी पड़ेगा। तो एक तो आपको एक्सपेक्टेशंस कम करना है। इट्स अ गुड टाइम कि अगर आपने इतना सारा स्मॉल कैप में अच्छा जर्नी है तो उसको थोड़ा रीबैलेंस कर ले। तनु जी, आज की तारीख में आप स्मॉल कैप से प्रॉफिट बुक करके अगर उसे लार्ज और फ्लेक्सी कैप में डालेंगे तो आपका बेटर रिटर्न्स आएगा। तो हम ये सुझाव देंगे कि आपका अब बहुत ही अग्रेसिव है तो भी 50% तो आपका लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, और बाकी के आपके 30-20 ऐसा हो सकता है मिड और स्मॉल कैप का। तो लार्ज कैप के जो फंड्स हैं, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। तो आप अपने प्रॉफिट्स थोड़ा बुक करके इसमें डालेंगे तो भले आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन आपका जर्नी अच्छा रहेगा और टूटेगा तो कम टूटेगा। इट्स अ बेटर डील टू डू दैट। जहाँ तक आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपने जो डाला है ये अमाउंट आपको बहुत कम समय अवधि में चाहिए, तो रिटर्न्स हम 12 से 15% रिटर्न्स अगर मान के चलेंगे तो इतना तो आपका 1.5 करोड़ नहीं होगा। इसको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि अगर आज की तारीख में ज़्यादा भी है तो कुछ साल बाद वो मीन रिवर्ट होकर 15% में आ जाएगा। ये अभी सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही होता रहा है। अगर नहीं होगा तो हम भी खुश रहेंगे, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, वो आपके कंट्रोल में है। तानु जी, भी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी प्रतिभा मैम से कि अगर 20 साल का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो आपको 15% एवरेज रिटर्न वहाँ पर दिखाई पड़ेगा, एवरेज रिटर्न CAGR जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर कोविड के बाद यही आप देखेंगे 5 साल का, तो उसमें आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो या तो एवरेज, न्यू एवरेज इज़ 30% या 20% या 25% जो भी बनेगा, या हम वही ट्रेडिशनल 15% ही जाएंगे। लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर आप अपना निवेश बढ़ा देंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा निवेश बढ़ाने की ज़रूरत भी हो तो आप ज़रूर करिएगा। प्रतिभा मैम, जो नए निवेशक हैं उनके लिए टॉप 4 फंड्स?
आज की तारीख में ICICI मल्टी एसेट फंड, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। आप देखेंगे कोई स्मॉल कैप मिड कैप नहीं दिया, वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, स्मूथ रिटर्न चाहिए, जर्नी अच्छा हो। तो ये 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप नए निवेश की शुरुआत आज कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे फंड्स रहेंगे जिनको आप लंबी अवधि के लिए अदरवाइज निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बताया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज यहाँ आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज के टॉपिक पर हमसे चर्चा करने के लिए। योर मनी को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।